आज का हमारा टॉपिक रहेगा अमेरिका का राष्ट्रपति। तो सबसे पहले हम इस अमेरिकी राष्ट्रपति के पद का उल्लेख करेंगे। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 में एक छोटा वाक्य लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। उसके बाद उस राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का उल्लेख भी किया गया है। ये उल्लेख अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में किया गया है। इसमें 3 तरह की योग्यताएं बताई गई हैं। पहला है कि वो व्यक्ति जन्मजात अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। दूसरी है उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और तीसरा है कि वो अमेरिका का कम से कम 14 वर्ष का निवासी रहा हो। उसके बाद इसके वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। इसके वेतन और भत्ते कांग्रेस के द्वारा निश्चित किए जाते हैं और वर्तमान समय में राष्ट्रपति को $4 लाख प्रति वर्ष वेतन प्राप्त होता है। इसके साथ साथ $50,000 भी सामान्य खर्च कोष के रूप में राष्ट्रपति को प्रदान किए जाते हैं, लेकिन ये जो वेतन है वो कर मुक्त नहीं होता है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें राष्ट्रपति की उन्मुक्तियाँ। तो इसमें बताया गया है कि परंपरा के अनुसार किसी भी अपराध के आरोप में राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। उसके विरुद्ध परमादेश आदेश भी जारी नहीं किए जा सकते हैं। उसे किसी न्यायालय में साक्षी या प्रतिवादी के रूप में भी उपस्थित होने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। केवल सीनेट में जब महाभियोग का मुद्दा होता है तो उसी समय राष्ट्रपति को उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है। इसके बाद देखेंगे इसमें इसका कार्यकाल। इसे बताना है कि संविधान का अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में राष्ट्रपति के कार्यकाल को निश्चित किया गया है और इसके द्वारा राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष निश्चित किया गया है। लेकिन अब ये निश्चित कर दिया गया है कि एक राष्ट्रपति का कार्यकाल 10 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकता। अर्थात इसका अर्थ ये है कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर 2 बार से अधिक चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसके बाद इसमें आएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो इसमें बताना है कि अमेरिकी राजनीति का सर्वाधिक रंगीन और आकर्षक तत्व अमेरिका का राष्ट्रपति का निर्वाचन ही होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत जनता द्वारा एक निर्वाचक मंडल का चुनाव किया जाता है और ये निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इस समय वर्तमान समय में निर्वाचक मंडल में 538 सदस्य हैं, जिसमें 435 प्रतिनिधि सभा के होते हैं और 100 सदस्य सीनेट के होते हैं और इसमें 3 सदस्य कोलंबिया के प्रतिनिधि होते हैं। इसके बाद देखेंगे हम कि राष्ट्रपति चुनाव होता कैसे है। तो जो चुनाव की प्रक्रिया है वो 5 चरणों से होकर गुजरती है। पहला है इसमें उम्मीदवारों का मनोनयन, यानी नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट। तो सबसे पहले देखना है इसमें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए सबसे पहले राजनीतिक दल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार का मनोनयन करते हैं। प्रत्येक दल के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि विभिन्न उपायों के द्वारा चुने जाते हैं। इन प्रतिनिधियों की संख्या 1500 से 3000 तक के बीच में होती है। इन प्रतिनिधियों का जो चुनाव है वो वर्ष के जुलाई या अगस्त में किया जाता है। दल के द्वारा उम्मीदवार चुने जाने के लिए आवश्यक है कि प्रतिनिधियों के मतों का पूर्ण बहुमत उस व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए और ये मतदान की प्रक्रिया जब तक चलती रहती है जब तक कि उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त ना हो पाए। दूसरा है इसका स्टेप चुनाव अभियान। मनोनयन होने के बाद एक चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, यानी जो व्यक्ति मनोनीत हो जाता है उसके लिए एक राष्ट्रीय समिति चुनी जाती है। ये समिति अपना एक प्रधान और एक कोषाध्यक्ष भी चुनती है। यह समिति अपने दल के उम्मीदवार के परामर्श से राज्यों में अपने दल के उम्मीदवार के पक्ष में तीव्र अभियान शुरू करते हैं। चुनाव अभियान के प्रमुख साधन जो होते हैं वो है टेलीविज़न, रेडियो, ट्रेन, समाचार पत्र। इसके बाद तीसरा इसका जो स्टेप है या चरण है वो है निर्वाचक मंडल का चुनाव। इसमें बताना है
कि निर्वाचक मंडल का चुनाव लीप वर्ष में किया जाता है। ये चुनाव नवंबर के महीने के पहले मंगलवार को या सरकार द्वारा निर्धारित अन्य किसी तिथि को होता है। निर्वाचकों को प्रत्यक्ष रूप से मतदाता द्वारा ही चुना जाता है। राज्यों में निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव सूची प्रणाली यानी लिस्ट सिस्टम के आधार पर होता है, अर्थात मत किसी उम्मीदवार के लिए नहीं बल्कि पूरे दल के लिए सूची में डाला जाता है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होता है, अर्थात जिस दल को किसी राज्य में मतदाताओं का बहुमत प्राप्त होता है उसी दल के सब उम्मीदवार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य चुने जाते हैं। अर्थात हम जान सकते हैं कि जैसे किसी राज्य में 40 सदस्यों का चुनाव होना है और वहाँ पर 1 लाख मतदान हुआ है, तो जिस दल को 51,000 वोट मिलेंगे उसके सारे 40 के 40 कैंडिडेट या सदस्य चुने हुए घोषित कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर एक व्यक्ति का चुनाव न होकर पूरे दल का ही चुनाव किया जाता है। चौथा चरण है इसमें निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव। इसमें बताना हमें कि निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव मात्र एक औपचारिकता ही होती है। ये चुनाव बुधवार को निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने अपने राज्यों की राजधानियों में एकत्रित होते हैं और राष्ट्रपति पद के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते हैं। मतों की गणना की जाती है और प्रमाणीकृत करने के बाद सीनेट के अध्यक्ष के पास इसे भेज दिया जाता है। सीनेट का जो अध्यक्ष होता है वो कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मतों की गणना करता है और कानूनी तौर पर जीतने वाले व्यक्ति की घोषणा कर देता है। और आखिरी है पांचवा चरण इसका कि अमेरिका का राष्ट्रपति 20 जनवरी को ही अपना पद ग्रहण करता है। इससे पहले ये तारीख 4 मार्च थी, लेकिन अब ये तारीख 20 जनवरी निश्चित कर दी गई है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को अपने पद पर आसीन होने के पूर्व मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है। पद ग्रहण करने के समय राष्ट्रपति को शपथ लेनी होती है जो उसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। तो ये है राष्ट्रपति का चयन। अब देखना है इसको कि राष्ट्रपति को पदमुक्त कैसे किया जा सकता है। इसके लिए अमेरिका में एक महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। इसमें बताना है कि अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 4 के अनुसार राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए इस पर देशद्रोह, भ्रष्टाचार और घोर अपराध होता है या उस पर ये इल्ज़ाम या आरोप लगाए जाते हैं। महाभियोग की पद्धति ये है कि प्रतिनिधि सभा का कोई एक या कुछ सदस्य राष्ट्रपति के विरुद्ध उपर्युक्त आधार पर आरोप लगा सकते हैं। उपर्युक्त आधार कौन कौन से हैं? देशद्रोह, भ्रष्टाचार और घोर अपराध। इसके बाद प्रतिनिधि सभा को यह प्रस्ताव अपने बहुमत से पारित करना होता है। इस आरोप पत्र की एक प्रति सूचनार्थ राष्ट्रपति को भेज दी जाती है। यदि प्रतिनिधि सभा में महाभियोग का आरोप या प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसकी प्रति किसको भेजी जाती है? राष्ट्रपति के पास। इसके बाद पूरी छानबीन के बाद सीनेट अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप ठीक हैं तो उसे पद से मुक्त कर दिया जाता है और पद से मुक्त होने के बाद उसके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा भी चलाया जा सकता है। उसके बाद इसमें आता है राष्ट्रपति के लिए उत्तराधिकार। इसमें हमें देखना है कि संविधान के अनुच्छेद 2 की उपभाग या उपधारा 1 में ये निर्धारित किया गया है कि मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या अन्य किसी कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति पद की सभी शक्तियां और कर्तव्य उत्तराधिकार के रूप में उपराष्ट्रपति के पास जाएंगी। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाएं तो कांग्रेस निर्णय करेगी कि कौन अधिकारी राष्ट्रपति पद पर कार्य करेगा। यानी पहले राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति होगा और दोनों ही पद रिक्त हो जाते हैं तो ये कांग्रेस द्वारा निश्चित करेगी कि किसको राष्ट्रपति का पद दिया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ। तो सबसे पहले हम लेंगे इसकी कार्यपालिका शक्तियाँ, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, इसलिए सबसे पहले हम इसकी कार्यपालिका शक्तियों को ही देखेंगे।
तो कार्यपालिका अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न तरह के काम किए जाते हैं, जैसे कानूनों को लागू करना और व्यवस्था को बनाए रखना। यानी कार्यपालिका क्षेत्र में उसकी प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण संघीय शक्ति संघीय कानूनों को लागू करना और व्यवस्था को बनाए रखना होता है। अगला होता है प्रशासन का संचालन करना। यानी राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के नाते साथ साथ प्रशासन का सर्वोच्च निर्देशक भी होता है। ये देखना राष्ट्रपति का प्रमुख संवैधानिक दायित्व है कि शासन के विभिन्न पदाधिकारी संविधान के उपबंधों, अन्य राज्यों से की गई संधियों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्तियां और पद मुक्त की भी अधिकार प्राप्त हैं। संविधान के अनुसार राजदूत, अन्य प्रदूतों, वाणिज्य दूतों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों, उनके सचिवों, विभिन्न संघीय आयोग के सदस्यों, चुंगी अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और सेना तथा नौसेना के उच्चाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। परंतु नियुक्तियों के लिए सीनेट के द्वारा बहुमत से इसकी पुष्टि किया जाना अनिवार्य होता है। इसके साथ साथ इसमें है क्षमादान का अधिकार भी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को अन्य देशों के अध्यक्षों की तरह अपराधियों को क्षमा करने का अधिकार भी है। उनके दंड को स्थगित करना या कम करने का अधिकार भी अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला है इसमें परराष्ट्रों से संबंधों का संचालन करना, अर्थात अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते परराष्ट्रों से संबंधों का संचालन करता है। यानी विदेश संबंध बनाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही होता है। इसके बाद देखेंगे हम कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति है वो विदेश नीति का प्रवक्ता भी होता है, अर्थात राष्ट्रपति अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य प्रवक्ता माना जाता है, क्योंकि कांग्रेस के समय समय पर भेजे गए राष्ट्रपति के संदेशों द्वारा ही कई महत्वपूर्ण विदेश नीति संबंधी उद्घोषणा को जन्म दिया जाता है। इसके बाद हमें देखना है कि राष्ट्रपति ही विदेशी सरकार को मान्यता प्रदान करता है। यानी इस अधिकार का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं से ही करता है कि कोई राज्य का दोबारा गठन हुआ है तो उसको मान्यता दी जानी चाहिए या नहीं दी चाहिए, ये राष्ट्रपति ही निश्चित करता है। इसके बाद हम इसमें देखेंगे विदेशों में नागरिकों का संरक्षण। यानी विदेश में यात्रा करने वाले लोग या प्रवासी अमेरिकी लोग, उनका संरक्षण करने का अधिकार भी राष्ट्रपति का होता है। इसके साथ साथ अमेरिका का राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापति भी होता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति है और इस नाते वह जिस प्रकार चाहे सशस्त्र बलों का प्रयोग भी कर सकता है। संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा करने की शक्ति तो कांग्रेस के पास होती है, लेकिन सशस्त्र बलों को आदेश देने और युद्ध का संचालन करने की शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति के पास ही होती है। तो ये थी इसकी कार्यपालिका शक्तियाँ। दूसरी है इसकी विधायी शक्तियाँ। इसमें हम बताना है कि विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख हम इस प्रकार से जान सकते हैं। जैसे पहला है कांग्रेस को संदेश भेजना। यानी संविधान में व्यवस्था की गई है कि समय समय पर राष्ट्रपति कांग्रेस को संघ की स्थिति के बारे में जानकारी देगा और इसके विचार के लिए ऐसे सुझाव की सिफारिश करेगा जिन्हें वह आवश्यक या लाभकारी समझता हो। दूसरा इसमें कि कांग्रेस के विशेष अधिवेशन को आमंत्रित करना। तो इसमें बताना है हमें कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि कोई महत्वपूर्ण या अत्यावश्यक स्थिति उत्पन्न होती है तो यदि कांग्रेस राष्ट्रपति के अनुरोध से सहमत ना हो तो वह कांग्रेस को धमकी दे सकता है और अधिवेशन की समाप्ति के शीघ्र बाद विशेष अधिवेशन को भी आमंत्रित करता है। इसके बाद इसमें हम देखेंगे निषेधाधिकार, वीटो पावर। तो इसमें बताना है कि संविधान में कहा गया है कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा में पारित होने के पश्चात विधेयक के कानून बनने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति विधेयक पर पूर्ण निषेधाधिकार नहीं बल्कि सीमित निषेधाधिकार का ही प्राप्त है। यानी पूरी तरह से राष्ट्रपति उसको कानून बनने से नहीं रोक सकता है। उसके बाद दो तरह के वीटो पावर हैं। पहली है विलंबकारी वीटो पावर। इसका अर्थ है कि आपत्तियों के साथ उसे सदन को लौटा सकता है जिसमें वह प्रारंभ हुआ था। यदि पुनः यानी दोबारा से सदन में उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करके भेजा जाता है
तो ऐसी स्थिति में वो प्रस्ताव पारित ही माना जाता है। राष्ट्रपति का अधिकार केवल एक बार उसे वापस लौटाना होता है। दूसरा है जेबी विशेषाधिकार यानी पॉकेट वीटो। इसमें बताना है कि इसमें राष्ट्रपति को 10 दिन तक उसको डिले या रोका जा सकता है, अन्यथा वो प्रस्ताव अपने आप ही पारित हो जाता है। इसके बाद इसमें आएंगी न्यायिक शक्तियाँ। इसमें बताना है कि सीनेट की सहमति से वह संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, किंतु वह उन्हें पद से नहीं हटा सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अमेरिकी संघ के विरुद्ध किए गए अपराधों के संबंध में अपराधियों के दंड को स्थगित करने या क्षमा करने का अधिकार भी उसको प्राप्त है, परंतु महाभियोग द्वारा जिनको दंडित किया जाता है उसमें राष्ट्रपति को क्षमादान करने का कोई अधिकार नहीं है। अगली है शक्ति इसकी, अमेरिका जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्र का सर्वोच्च नेता भी होता है, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक दलीय व्यक्ति के रूप में होता है, यानी वो एक दल का ही नेता होता है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यपालिका के सर्वोच्च प्रधान के रूप में उसे जो स्थिति प्राप्त होती है उसके कारण यह दलीय नेता से उठकर राष्ट्र का प्रतीक भी बन जाता है। ये थी राष्ट्रपति।